गति, मोशन। देखो, फोर्स बल अपन पढ़ चुके हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं गति, मोशन, फिर इसकी देखेंगे समीकरणें, और उसके बाद फिर देखेंगे अपन ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, है ना। क्योंकि अकेले फोर्स से अपन काम नहीं चलेगा, आपको इसके लिए गति के समीकरण भी देखने होंगे। वैसे तो सब आपको ध्यान है, लेकिन फिर भी डिटेल में बहुत सौ ने नहीं पढ़ रखा है, डायरेक्ट रट रखा है। तो डायरेक्ट न रटें, इसके लिए अपन पहले देख रहे हैं कि क्या चीज़ है, फिर अपन उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। ताकि न्यूमेरिकल में क्या होता है समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, रटा हुआ डायरेक्ट काम नहीं आता है कितनी बार। तो पहले अपन देखेंगे डिटेल में, और डिटेल में देखा हुआ आपको कहीं और भी काम आएगा, है ना। कहीं भी आपके वाइवा में कहीं भी कोई भी पूछे, किसी को समझाना हो, तो डायरेक्ट रटा हुआ होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी परिभाषा या सूत्र बता पाओगे, लेकिन समझाना जो होता है वो नहीं समझ पाओगे। इसलिए शांति से देखो, थोड़ा बोरिंग लगे तो उसको और समझने की कोशिश करो। हाँ, तो शुरू करते हैं भाई। गति क्या है भाई? गति तो गति एक सुपरिचित घटना है, ऐसा लिखा हुआ है। प्रकृति में होने वाली घटनाएं किसी न किसी रूप से संबंधित होती हैं। सड़क पर चलने वाली कार से लेके चलता या दौड़ता हुआ बालक, बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ पक्षी, वाह वाह, कविता गा रही है। ये सभी क्या है? गति के उदाहरण हैं, जिनकी अनुभूति हमें आसानी से हो जाती है। चलो अच्छी बात है भाई। कई बार हमें वस्तुओं की गति अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाती, परंतु अप्रत्यक्ष प्रमाणों से हमें उनकी गति का आभास होता है। साला भूत है क्या, पता ही नहीं चलता है। उदाहरणों के लिए वायु की गति का आभास, यानी कि वायु हमको दिखती नहीं है, लेकिन आभास हमें हो जाता है कि हवा अभी चल रही है, तेज़ चल रही है, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसा बोलते हैं ना अपन। अरे पत्ता ही नहीं हिल रहा है आज तो, एक गर्मी लग रही है बहुत, तो क्या हो रहा है? हवा गति में नहीं है। तो गति का आभास हमें पेड़ की पत्तियों से, टहनियों के हिलने से भी लग जाता है। किसी वस्तु, कण या पिंड की, अब जैसे जो गहरा लिखा हुआ है वो सब क्या है? लिखने का चीज़ है ना। तो आप चाहे तो नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि अब कहीं पूछेगी तो ये इतनी सारी रामायण तो आप लिखेंगे नहीं, है ना। तो जो मेन बात है वो लिखेंगे। तो मेन बात क्या है कि किसी वस्तु, कण या पिंड कोई भी, जिसकी स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना, स्थिति का, उसकी स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना क्या कहलाता है? गति। ठीक है। इसी प्रकार समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना वस्तु की विराम अवस्था को व्यक्त करता है। एक ही वस्तु किसी व्यक्ति को गति करती हुई दूसरे व्यक्ति को विराम अवस्था में प्रतीत हो सकती है। यानी कि आपको लग रहा है कि गति में है, लेकिन दूसरे को लगेगा कि ये तो स्थिर है, कहाँ गति में है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? देखो कैसे होता है। अगर चलती हुई बस या रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्रियों को आप सड़क को या पटरी को देखोगे, आप अंदर बैठे हो, ट्रेन गतिशील है और आप अंदर बैठ के पटरी को देख रहे हो, तो क्या लगेगा कि सड़क या पटरी के किनारे खड़ा व्यक्ति को लगेगा कि पेड़ या मकान पीछे की ओर गति कर रहे हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति को लगता है कि बस और रेलगाड़ी उसमें बैठे यात्री की ओर गति कर रहे हैं, है ना। अपने को ऐसा लगता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, अपनी गाड़ी स्थिर खड़ी होती है लेकिन पास वाली चल जाती है, तो वो पास वाली चलती है तो अपने को लगता है कि अपनी गाड़ी चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद होता है कि यार चला, अपनी गाड़ी तो हिली भी नहीं, पास वाली निकली, है ना। तो ये क्या होता है? एक प्रकार से सापेक्षिक राशि है ये। गति को क्या बोलते हैं? सापेक्षिक राशि बोलते हैं। देखो अभी आगे आएगा कि चलती रेलगाड़ी या बस में बैठे प्रत्येक यात्री को लगता है कि उसके साथी में गति नहीं है, क्योंकि उनकी परस्पर दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन प्रेक्षणों से स्पष्ट है कि स्थिति का बदलना किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष होता है। किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष हम तुलना करके देखते हैं कि यार हम तो खड़े हैं, वो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, हम तो खड़े हैं, ऐसा, है ना। तो गति या स्थिर अवस्था सदैव ही किसी निर्देश बिंदु, यानी जिसे मूल बिंदु कहते हैं, उसके सापेक्ष मापी जाती है। अतः निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। तो ये गति की एक और परिभाषा आपके सामने आ रही है, नोट करने लायक है। लिखने के लिए चाहें तो ज़रूर लिखें कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष, यानी कि कोई भी निर्देश बिंदु है, मूल बिंदु कहे चाहे उसे, उसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। ठीक है। गति कई प्रकार की होती हैं। अभी कितने प्रकार की गतियाँ और वो कैसे कैसे होंगी, उसके उन गतियों के डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, केवल अभी गति के ऊपर ही रहेंगे। गतियों के प्रकार में अभी अपन नहीं जा रहे हैं।
तो कौन कौन सी होती है, नाम आपने सबने सुन रखे हैं। सरल गति, वक्रपथ गति, दोलन गति, कई गतियाँ अभी आगे आएंगी, वो तो जैसे जैसे टॉपिक में आएंगी वैसे पढ़ेंगे। अभी केवल आप गति पर रहे, है ना। तो जब वस्तु का गमन सरल रेखा में होता है, सरल रेखा गति होती है। ऐसे तो बहुत सारी गतियाँ हैं, अभी जाएंगे डिटेल में, लेकिन अभी अपन केवल गति पर ही रहेंगे। तो अभी आप देखें कि गति और क्या है। ये सब ऑथेंटिक बुक्स में से टॉपिक छाट छाट के, मतलब केवल गति है तो गति के ऊपर ही सब अपन फोकस कर रहे हैं ना। जैसे जैसे बल पे किया था तो केवल बल पे ही किया था। तो अभी अपन आप कंसेप्ट क्लियर करने का समय है, तो आप उसको ध्यान दें। उसके ऊपर फिर अपन ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ज़रूर करेंगे, हवन करेंगे। हाँ हाँ, बोलो क्या करेंगे। विराम तथा गति, रेस्ट एंड मोशन। हाँ, ध्यान इधर। यदि कोई वस्तु समय के साथ दिए गए निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो इसको क्या कहेंगे अपन, ये क्या है, विराम अवस्था में, है ना। यानी कुल मिला के भाई कोई भी अगर जगह पे ये यहाँ पड़ी है और समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, ये निठल्ली आलसी यहीं के यहीं पड़ी रहती है, तो ये इसका मतलब ये क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन किसी के अंदर कीड़ा है पीछे, और वो कीड़ा उसको समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करवाता है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ये तो गति में है। बस वो बात है यहाँ पे। निर्देश तंत्र थोड़ा पास से देखना चाहेंगे, मज़ा नहीं आ रहा हो तो। हाँ, अब तो दिख ही रहा होगा। यह निर्देशांकों के उस समूह का निकाय है जो निर्देश फ्रेम से जुड़ा होता है, जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी घटना की व्याख्या कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति, यात्री प्लेटफॉर्म पर स्थित किसी पेड़ को विराम अवस्था में पाता है, लेकिन वही यात्री जब किसी स्टेशन से गुजरती हुई रेलगाड़ी से अगर उस पेड़ को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि पेड़ तो गति कर रहा है ना। ऐसा लगता है, आप भी बैठे होंगे, आपने महसूस किया होगा, और नहीं बैठे हों तो ज़रूर बैठे, ट्राई करें। दोनों ही स्थितियों में प्रेक्षक सही है, लेकिन प्रेक्षण भिन्न भिन्न है। कभी तो लगता है कि पेड़ खड़ा है और कभी तो लगता है कि पेड़ तो चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रेक्षक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जो कि एक स्थिर निर्देश तंत्र है, जबकि तथा दूसरी स्थिति में प्रेक्षक गतिमान रेलगाड़ी के अंदर है। इसका मतलब आप निर्देश तंत्र कैसा है, आपका निर्देश तंत्र, आप स्थिर हैं या आप गतिशील ट्रेन बस उसके अंदर हैं, उस पर भी डिपेंड करता है ना। अतः विराम तथा गति सापेक्ष पद हैं जो कि निर्देश तंत्र पे निर्भर करते हैं। गतियों के प्रकार नॉर्मली आप क्या कह सकते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, है ना। 2D 3D भी जो आप देखते हैं, सुनते हैं। तो एक विमीय गति कौन सी, तो जो सरल रेखा में सीधी सीधी होती है ना, एक वस्तु की एक विमीय गति कहलाती है जो सरल रेखा में होती है। द्विविमीय गति कौन सी, समतल में वस्तु की गति द्विविमीय कहलाती है। समतल में यानी कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों में एक तल होता है ना, ये तल है, एक्स है, ये वाई है, तो यहाँ पे कैसे तो भी जा रही है ना। तो ये क्या है, द्विविमीय गति। और त्रिविमीय गति, आकाश में वस्तु की गति त्रिविमीय कहलाती है ना। आकाश में वस्तु की गति त्रिविमीय, यानी कि जैसे ये तीनों एक्सिस आ गए आपके, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ से निकला ये इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करने की कोशिश करना है ना। जैसे एज ए पतंग उड़ा रहे हो आप, है ना, तो वो भी पतंग इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी खींच रहे हो, कभी ढील दे रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है, ये त्रिविमीय गति है। एक विमीय गति, जब किसी वस्तु की स्थिति सिर्फ एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होता है, यानी कि केवल एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स का ही कोऑर्डिनेशन बदल रहा है, उसके अलावा सब आपके क्या हैं, स्थिर हैं, तो ये एक विमीय गति। जब दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं तो द्विविमीय गति, और तीनों निर्देशांक परिवर्तित होते हैं तो त्रिविमीय गति कहलाती है। एक विमीय गति का उदाहरण, सीधी सड़क पर कार की गति या मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, है ना, तो उसमें केवल वाई कोऑर्डिनेशन बदल रहा है ना, मुक्त रूप से गिर रही है वस्तु उसमें। वृत्तीय मार्ग पर कार की गति, तो मतलब वही एक्स और वाई दोनों बदलेंगे। और त्रिविमीय गति, उड़ती हुई पतंग की गति या कोई भी उड़ता हुआ कीट पक्षी कुछ भी जो हवा में उड़ रहा है, किधर भी, इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी जा रहा है ना। तो अब देखिए गति का ग्राफिक निरूपण। गति के ग्राफिक निरूपण में अपन गति के समीकरण देखेंगे। गति के तीनों समीकरण आपको वैसे डायरेक्टली याद होंगे ही होंगे, लेकिन
उनको ग्राफ से कैसे निकालते हैं या कैसे आते हैं वो अपन अभी देख लेते हैं। इससे आपको क्या है कि रटने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली याद हो जाएंगे। वैसे तो याद ही होंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे सवाल देखेंगे। तो अभी अपन फटाफट से देख लेते हैं गति का ग्राफिक निरूपण। बढ़ो आगे बढ़ो। गति का अध्ययन करने के लिए या रेखा ग्राफ का उपयोग करते हैं। रेखा ग्राफ यानी कि जनरली जो ये ग्राफ आप बढ़ाते हुए आए अभी तक, ठीक है, वही बात हो रही है। दो भौतिक राशियों की परस्पर निर्भरता को प्रदर्शित करने के लिए हम ग्राफ का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरणों के लिए गतिमय वस्तु के वेग, त्वरण व दूरी आदि किसी भी भौतिक राशि का समय पर निर्भरता प्रदर्शित करने के लिए रेखा ग्राफ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सरल रेखीय गति का समय के साथ परिवर्तन से हम ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो ठीक है साहब, समझ में आ रही बात? नहीं आई कोई बात नहीं। कुल मिला के ग्राफ बना रहे हैं हम किस किस के बीच में? वेग और समय के बीच में। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं हमने तो कभी बनाया ही नहीं, तो कभी नहीं बनाए तो अब बना लेंगे। ठीक है साहब। ग्राफ क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम समय ले रहे हैं, यहाँ पे हम वेग ले रहे हैं, है ना। प्रारंभिक वेग होगा तो u ले लेंगे, कभी v भी ले लेंगे, तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। जो भी हमको जैसा डिमांड होगी वैसा हम उठा लेंगे, ठीक है। v u कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे समय रहेगा। हाँ, अब देखो साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें आप, मेरे हिसाब से अपन बात कर रहे हैं न्यूटन के गतियों के समीकरणों की। गति के 3 समीकरण हैं, तो अपन बात करते हैं पहले समीकरण की। और पहला समीकरण डायरेक्ट भी आ जाता है त्वरण से, तो हम यहाँ से देखते हैं। देखो पहला समीकरण मतलब स्टार्ट से देखें ना, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट पहले देख लेते हैं। तो पहला समीकरण आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं किससे? अपन त्वरण के फॉर्मूले से। त्वरण क्या होता है उससे तो आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है? देखो कि प्रति सेकंड में वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसे प्रायः इसे व्यक्त करते हैं वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सभी को मालूम है त्वरण की परिभाषा ये है ना, कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है भाई? त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया? वेग में परिवर्तन बटा दर। हमेशा अपन किस में निकालते हैं? समय में, है ना। तो बटा समय। तो इसको अब लिखो, कैसे लिखोगे? त्वरण बराबर ए बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। तो बस वही लिखा है अपन ने, ठीक है साहब। अब क्या करोगे? टी का इधर ले आओ, है ना, वज्र गुणा। तो ए टी बराबर वी माइनस यू, ठीक है साहब। अब v बराबर इसको इधर ले आओ, तो माइनस का जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो क्या आ जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी। और ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है। तो इसको अलग से नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी आपका प्रथम समीकरण है। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है? v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। t समय में है, a त्वरण है, v क्या है और u क्या है? तो u होता है आपका प्रारंभिक वेग और v क्या होता है? t समय पश्चात जो वस्तु का वेग होता है वो v होता है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक पहला समीकरण, इसको अलग से ब्लॉक बना के कहीं नोट कर लें। अब अपन इसको आगे बढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड समीकरण देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखेंगे न्यूमेरिकल। अभी अपन फोकस करते हैं केवल समीकरणों पे आज। समीकरण, हाँ वही आगे देखो। अब फटाफट अपन वापस आ गए इधर ग्राफ में। ग्राफ से अपन निकाल रहे हैं समीकरण दूसरी और तीसरी। पहली तो आ गई, ठीक है। दूसरी और तीसरी कैसे आएगी? देखो पहले अपन ने यह ग्राफ बनाया है v और t के बीच में। इसमें आपको ये बताया है कि कोई नियत वेग v से चलने वाली t समय में s दूरी तय करती है। तो इसमें क्या बताया है? देखो कुछ नहीं किया है, जैसा ये ग्राफ है ना, नीचे समय है, इधर वेग है। इसमें क्या है? कोई भी v वेग से चलने वाली v वेग, यानी अपन ने कोई भी एक वेग मान लिया, यहाँ पे वेग है, ठीक है। वो यहाँ से इस वेग से चल रही है, पर उसके बाद वो नियत है ना। नियत वेग से चलने का मतलब एक कोई निश्चित वेग फिक्स है, पर उसके बाद बदल नहीं रहा है, नियत है ना। तो वो यहाँ तक कहाँ तक चला? t समय तक। तो मान लिया अपन ने यहाँ तक चला, कोई भी मान लिया t समय यहाँ तक चला, है ना। तो v वेग से t समय तक चला, तो कितनी दूरी तय की ये कैसे पता करोगे? तो ये जो बीच का ये जो एरिया है ना, ये इस एरिया का
आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इतने भाग का, है ना। तो वो आपका क्या आ जाएगा, कितनी दूरी तय की, और दूरी को अपन यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से। समझ में आई बात। वापिस बोलूँ, एक बार और सुन लो कि अपन ने ग्राफ बनाया है समय और वेग के बीच में, ठीक है साहब, निश्चित वेग से, इसलिए अपन ने कोई भी यहाँ पे एक वेग ले लिया, और फिर वेग नियत है ना, क्लियर लिखा है अपन ने कि नियत वेग v से, तो कोई भी एक वेग मान लिया, कितने समय तक चला है, t समय तक, तो अपन ने मान लिया कि यहाँ t समय तक, तो ये दोनों को मिला दिया आपस में, ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो ये बचा हुआ एरिया है, ये बचे हुए एरिया का अपन, ये जो अंदर अंदर जो एरिया बन रहा है, इसका अगर अपन क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, दूरी के। दूरी को किससे दर्शाया है, s से। ठीक है साहब, समझ में आया यहाँ तक। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये आयताकार, आयताकार शेप दिख रही कि नहीं भाई। तो आयताकार क्षेत्र का शेप का अपन क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी आपकी, ये लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी भाई साहब, v इंटू टी, है ना। ये इतना t है और ये इतना v है, तो v इंटू टी, तो आपका एरिया कितना आ गया, v इंटू टी, ठीक है। तो ये होता है जब वस्तु समान वेग से गतिशील हो, है ना। तो ये आएगा आपका क्षेत्रफल तब। अब अपन अगर बात करें कि वस्तु समान त्वरण से गतिशील है, यानी कि मतलब इतना तो समान वेग से गतिशील थी, लेकिन अगर अभी जैसे आगे देखो, यहाँ पे अपन ने लिख रखा है, इस ग्राफ को अपन थोड़ी देर बाद देख रहे हैं, अभी यहाँ देखो कि जब वस्तु का वेग u है और t समय पर बढ़कर v हो जाता है, t समय बाद अगर बढ़कर वेग u से v हो जाता है, तो वस्तु समान वेग u से चल रही है, तो t समय में तय की गई दूरी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल किस में आएगी, AOCD में। AOCD क्या है भाई, AOC और D, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल तो अपन ने अभी जैसे v इंटू टी किया वही है। यहाँ पे अपन ने प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दो लिया है, इसलिए अपन ने पहले यहाँ पे u लिया है और नेक्स्ट में अपन ने v लिया है ना। तो फर्स्ट जो एरिया आएगा वो तो क्या आएगा, जो पहले निकाला वो पहले कैसे निकाला था, v इंटू टी, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, u इंटू टी। पर अपन अब बात क्या कर रहे हैं, इसके आगे देखो, यहाँ वस्तु त्वरित गति से गतिशील होने के कारण, क्या लिखा है, यहाँ वस्तु त्वरित गति से गतिशील होने के कारण t समय अंतराल में तय की गई दूरी s द्वारा क्षेत्रफल क्या होगा, AOCDB, ये क्षेत्रफल होगा AOCDB। इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, चलो लिख दिया, कोई बात नहीं। इसको ABDCO ऐसा भी लिख सकते थे, ये ऐसा है ना। ऐसा क्यों बनाया, देखो ऐसा क्यों बनाया वो एक बार देख लो फटाफट। देखो यहाँ तक तो समान वेग से गतिशील वाला अपन ने बनाया था, है ना। लेकिन अगर कोई वेग है आपका, वो समान न रहकर क्या हो, परिवर्तित होता हो, तो परिवर्तित होने के लिए अपन किससे दर्शाते हैं इसको, थोड़ा ग्राफ को अपन ये यूँ लगाते ना, परिवर्तन के लिए समान समान वेग से हो रहा हो तो सीधी सीधी रेखा होती है ना। लेकिन सीधी रेखा न होकर यहाँ पे क्या होगी, ऐसे बढ़ती हुई, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, ऐसा बढ़ता हुआ, तो शेप आपकी कैसी बन गई, ये ऐसी, है ना। और इसको, इस शेप को किससे दर्शाया है, समलंब चतुर्भुज से। अब जो गणित वाले हैं उनको तो मालूम होगा समलंब चतुर्भुज क्या है और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेकिन जिसको नहीं मालूम है, देखो जिसको मालूम है वो तो डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र से भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उससे नहीं किया है। यहाँ पे बायो वालों का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, देखो यहाँ पे आपको किससे दिखाया है, इस यहाँ पे आपको दो भागों में बांट दिया है। इसका क्षेत्रफल अब आप कैसे निकालोगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे आप, पहले तो इसका निकालो, है ना, फिर इस त्रिभुज का निकालो, और फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है। तो यही आपने यहाँ पे किया है, देखो S बराबर AOCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। अब नीचे वाले का क्षेत्रफल तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये और इंटू ये u इंटू टी। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, वो देखो, देखो इसका क्षेत्रफल तो क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल u इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो ये रहा, ऊंचाई ये रही, है ना। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई,
इतना फार्मूला तो ध्यान होगा, नहीं ध्यान हो तो याद रखना भाई, ठीक है, क्योंकि जीवन में अब पढ़ने बैठे ही हो तो थोड़ा तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा बब्बू। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, फटाफट से देखो अब क्या आया, इतना सारा वो नामों में मत उलझो, सीधा देखो एस बराबर पहला क्षेत्रफल क्या आया यू टी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, प्लस हाफ। अब क्या करना है, आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई के लिए अपन ने क्या किया, देखो आधार कितना है ये, तो ये और ये सेम है ना, सेम ही होगा, ये जितना है इतना ही ये होगा, तो आधार कितना हो गया टी। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई देखो कितनी कितनी, यहाँ तक तो आपका है यू, है ना, और यहाँ तक है आपका वी। तो केवल और मात्र केवल अगर ये बात करें कि इतना एरिया कितना होगा ये, तो कैसे बताओगे, टोटल में से इसको घटा लो, है ना, तो टोटल कितना है वी, वी माइनस यू, तो क्या आ गया भाई साहब आपका टी इंटू वी माइनस यू। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसको इसको अलग से ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, है ना, इतना आप अलग से ब्रैकेट में लिखना कि अपन ने क्या किया, त्वरण बराबर अपने को मालूम है कि त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, है ना, सबको पता है ना, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ये त्वरण का फॉर्मूला है। तो आप इसमें टी को इधर ले गए, तो वी माइनस यू बराबर क्या होता है ए टी, तो अपन ने यहाँ वी माइनस, ये इसको अलग से ब्रैकेट में लिखना, वी माइनस यू की जगह अपन ने क्या रख दिया ए टी, तो एस बराबर क्या आ गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ए टी तो अपन ने रखा था और एक टी पहले से था, तो टी स्क्वायर हो गया, है ना। तो आपका समीकरण ये आ गया दूसरा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको लिखना गति का दूसरा समीकरण, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो तीसरा समीकरण लाने वाले हैं। हाँ, इसके अंदर अपन ने क्या किया है, परिवर्तित किया है टी बराबर वी माइनस यू अपॉन ए को समीकरण 6.6, नंबरों में मत उलझना, है ना, समीकरण 6 ये वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, उसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। देखो अब क्या किया है, इसी समीकरण में, कौन सी समीकरण थी वापस ऊपर लिख देता हूँ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, इसको हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समीकरण समझ में आ गई, है ना। ये लंबाई इंटू चौड़ाई का क्षेत्रफल था, इस टी को ऐसा लिखते थोड़ा समझ में आएगा, हाँ, अरे भाई एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई का क्षेत्रफल था, ये आपके ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, दोनों को ऐड कर लिया, ये टोटल क्षेत्रफल आ गया, जो आपकी सेकंड समीकरण है। अब इसके अंदर टी का वैन अपन क्या रख रहे हैं, v माइनस यू अपॉन ए। अब ये कहाँ से रख रहे हैं, तो ये भी आपका वही त्वरण वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, तो इसमें t को इधर ले आओ और a को इधर ले आओ, तो t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, तो वही फॉर्मूला अपन यहाँ पे रख रहे हैं, v माइनस यू अपॉन ए अपन ने यहाँ पे रखा t की जगह, है ना, तो t की वैल्यू अपन ने रख दी, t की वैल्यू कहाँ रखी, ये यहाँ पे और यहाँ पे रख दी। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका अंदर गुणा करा दो आप, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे मेरे मालिक, है ना, कुछ नहीं किया, यू का अंदर गुणा करा दो, इधर और इधर करा दिया, वैसे ही इधर अब क्या करोगे आप, इधर टू तो नीचे आ जाएगा, है ना, और इसका आप ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से एक ए तो कट गया, एक ए बच गया, तो नीचे बच गया 2a, है ना, और ऊपर v माइनस यू का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, गणित वालों को तो मालूम होगा, बायो वाले भी ध्यान रखें, 8वीं 9वीं 10वीं में तो गणित पढ़ी ही होगी, है ना। तो क्या होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं भूल जाऊँगा, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ, ये होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है साहब। तो उसी से आपने यहाँ पे कोष्टक खोला है, ये देख सकते हैं आप, वैसा का वैसा रख दिया है। और अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लो और जो कट रहा है काट दो, लगभग कट जाएगा, और जो बचेगा वो इसका नीचे आप लेंगे ना, तो 2a एलसीएम आएगा और वो उसको इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो आ गया 2as और इधर केवल बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, बाकी सब आपका यूवी यूवी सब कट जाएगा और खेल ख़त्म, पैसा हजम, बचा क्या लास्ट में
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो ये आपका थर्ड समीकरण है गति का। ठीक है साहब, तीनों समीकरण एक बार वापस लाइन से लिख देता हूँ। v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा समीकरण, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब इन समीकरणों को कब कैसे यूज़ करना है, कब कौन सी समीकरण लगानी है, और कैसे हम इनका उपयोग करके आंसर निकालेंगे, वो अपन सब आगे देखेंगे। तब तक आप इनको नोट करें, समझें, एक बार और रिवाइज करें अपने लेवल पे, और पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, प्रकृति का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखो भाई लोग। नेचर बहुत अच्छा अच्छा खेल दिखाने वाली है आगे भी, इसलिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, थैंक यू।